हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज जिसमें सेमीकंडक्टर से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट था वो सब पढ़े थे। आज स्टार्ट करेंगे एटम्स को। और एटम्स में आपको पढ़ना क्या क्या है पहले आप ये जानें। एक तो वो एक्सपेरिमेंट जो आप हाई स्कूल से ही लगातार पढ़ते आ रहे हैं, वो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो पढ़ना है आपको। इसके अलावे बोर्स मॉडल पढ़ना है। इसी में आपको लाइमन सीरीज, बार्मर सीरीज, पासन सीरीज, जो कि इसलिए ये सब चर्चा कर रहे हैं क्योंकि इसमें से ज़्यादातर जो है वर्ड को आप पहले सुने होंगे, क्योंकि जनरली आप केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं तो उसमें आप एटम्स वगैरह से रिलेटेड कंसेप्ट को सीखते हैं। फिर भी हम लोग तो पूरे जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। फिलहाल जो है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो है उससे रिलेटेड कंसेप्ट को सीखते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। आइए, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल ये है क्या। तो इसमें हम लोग एक गोल्ड फॉयल लेते हैं, थीन गोल्ड फॉयल, ठीक ना, बिल्कुल पतला जो है ना लेयर है गोल्ड का, और इस पर हम लोग अल्फा पार्टिकल से बम्बार्डमेंट करते हैं। कभी कभी माइंड में आता है अल्फा पार्टिकल क्या होता है ना। अल्फा पार्टिकल एक्चुअल में हीलियम न्यूक्लियस को बोलते हैं, जिसमें 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना, उसी को अल्फा पार्टिकल बोला जाता है। तो जब हम लोग अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट करते हैं इस गोल्ड फॉयल पे, तो रदरफोर्ड का ऑब्जर्वेशन क्या था, ये हम लोग तो नहीं किए, ये रदरफोर्ड जो एक्सपेरिमेंट किए और उसमें जो ऑब्जर्वेशन देखे, तो वो क्या देखे कि बहुत सा जो अल्फा पार्टिकल है टकराने के बाद बिना डिफ्लेक्ट हुए चला जा रहा है, सीधे पार कर जा रहा है थीन फॉयल को, कोई उसको रोक नहीं रहा। कुछ अल्फा पार्टिकल जो है वो कुछ एंगल पे डिफ्लेक्ट कर जा रहा है और बहुत कम अल्फा पार्टिकल टकरा करके वापस आ जा रहा है। इस तरह का वो ऑब्जर्वेशन किया तो कुछ कंक्लूजन निकाले कि भाई कुछ अल्फा पार्टिकल इसको पार कर जा रहा। पार कर जाने का मतलब हुआ कि इसमें बहुत सा खाली जगह, एम्प्टी स्पेस है, इसके वजह से कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। कुछ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो गया, मतलब समझो कोई हेवी चीज से कुछ एंगल पे टकराया और टकरा करके ऐसे भाग गया। और कुछ अल्फा पार्टिकल सीधे 180 डिग्री के एंगल पे लौट गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये अल्फा पार्टिकल कोई हेवी ऑब्जेक्ट से टकराया है, और समझो एक तरह से जैसे कैसे फुटबॉल अगर डायरेक्ट दीवार से टकराए और फिर वापस उसी डायरेक्शन में आ जाता है, तो वैसे ही कुछ जो अल्फा पार्टिकल है वो टकरा करके 180 डिग्री के एंगल पर सीधे वापस आ गया, मतलब जरूर इधर कोई बहुत हाई डेंसिटी का हेवी पार्टिकल है। तो वो इस आधार पे कुछ कंक्लूजन लिखे, जो उनका ऑब्जर्वेशन था। पहले कंक्लूजन पे भी आएंगे। ऑब्जर्वेशन क्या क्या है देखें, यहाँ पे लिखे हैं मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉयल अनडेविएटेड। बिना डेविएट हुए ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल पार कर जा रहा है, यानी कि एटम के अंदर जो है या गोल्ड फॉयल के अंदर जो है बहुत सारा एम्प्टी स्पेस है, खाली जगह। सम अल्फा पार्टिकल्स गो डिफ्लेक्टेड थ्रू ए स्मॉल एंगल। कुछ अल्फा पार्टिकल जो है स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट कर गया। वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स रिटर्न बैक। बहुत कम अल्फा पार्टिकल जो है ना लौट करके वापस आ जाता 180 डिग्री के एंगल पे। और ये जो नंबर है 1 in 10,000 के, मतलब लगभग 10,000 में एक इलेक्ट्रॉन के अप्रॉक्स जो है इलेक्ट्रॉन लौट अल्फा पार्टिकल जो है वो रिटर्न बैक हो जाता है, ठीक है। तो ये तो ऑब्जर्वेशन था रदरफोर्ड का।
अब इसके आधार पे वो कुछ कंक्लूजन निकाले। तो कंक्लूजन तो ये निकाले कि भाई कुछ जो अल्फा पार्टिकल है डायरेक्ट पास कर जा रहा है, इसका मतलब उसमें बहुत सारा एम्प्टी स्पेस है, खाली जगह है। कुछ जो है डेविएट कर जा रहा है, जो इस फिगर में एक्सप्लेन कर देने, समझो ये एटम है। जैसे कुछ जो अल्फा पार्टिकल है वो डायरेक्ट पास कर जा रहा है, कुछ अल्फा पार्टिकल कुछ सर्टेन एंगल पे डेविएट कर जा रहा है। तो देखो अल्फा पार्टिकल भी जो है ना वो हीलियम न्यूक्लियस है, वो पॉजिटिवली चार्ज, और न्यूक्लियस भी पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो ये रिपेल कर दिया तो कुछ एंगल पे डिफ्लेक्ट कर गया, और जो थोड़ा ज़्यादा दूरी पर है तो उतना इफेक्ट नहीं हुआ, वो डायरेक्ट पास कर गया। और जो न्यूक्लियस से डायरेक्ट स्ट्राइक किया वो सीधे लौट करके आ गया। तो इसके आधार पे वो न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर से रिलेटेड कंसेप्ट दिए कि जो एटम होगा उसके सेंटर में समझो कोई हार्ड पार्टिकल है, जिससे टकराता अल्फा पार्टिकल तो सीधे लौट करके आता है, जिसका नाम न्यूक्लियस दे दिया गया है ना। तो ऑब्जर्वेशन के आधार पे जो कंक्लूजन है उसको आगे लिखेंगे। लेकिन एक बात इसमें जानेंगे, जो मैथमेटिकल है उसका जनरली लिखने का बहुत ज़रूरत नहीं पड़ता है, लेकिन अगर मान लो हम एन थीटा से डिनोट करें नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स डेविएटेड थ्रू एन एंगल थीटा, हम लोग बात करें कि थीटा एंगल पे जो अल्फा पार्टिकल डेविएट किया उसका नंबर क्या है, तो ये जानेंगे जेड स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और ये जो जेड है ना एक्चुअल में ये एटॉमिक नंबर है, ठीक है। साथ में ये जानेंगे जो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल थीटा एंगल पे डेविएट किया वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। थीटा तो समझ ही रहे, एक तरह से एंगल ऑफ डेविएशन हो गया। देखो जी, ये वैल्यू जितना ही ज़्यादा होगा अल्फा पार्टिकल का जो नंबर होगा जो थीटा एंगल पे डेविएट कर रहा उतना ही कम होगा। हाँ एक चीज़ और इसमें याद रखना, ये साइन स्क्वायर नहीं साइन टू द पावर 4 होता है। तो एन थीटा इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई साइन टू द पावर 4 थीटा बाई 2 या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन टू द पावर 4 थीटा बाई 2। देखो जी ये जो टर्म है ना जितना ही ज़्यादा होगा एन उतना ही कम होगा। तो बतलाओ तो सबसे कम पार्टिकल किस एंगल पे जो है डिफ्लेक्ट होगा, अगर ये पता लगाना चाहते हो तो इसका वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है जानते हो ना, साइन थीटा का वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा 1 होता है। तो यानी साइन थीटा बाई 2 का वैल्यू 1 से तो ज़्यादा होगा नहीं। और 1 कब होता है, साइन 90 डिग्री, यानी थीटा बाई 2 जो है वो 90 डिग्री, यानी थीटा क्या हो गया 180 डिग्री। यानी कि 180 डिग्री के एंगल पर डेविएट करने वाला जो अल्फा पार्टिकल होगा यानी रिटर्न बैक करने वाला जो अल्फा पार्टिकल होगा वो हमेशा मिनिमम नंबर में होगा, ठीक ना। यानी कि व्हेन थीटा इज 180 डिग्री एन थीटा विल बी मिनिमम। यानी इतना तो आप समझ गए कि वापस लौटने वाला यानी जिसका डेविएशन 180 डिग्री हो वैसे अल्फा पार्टिकल का नंबर सबसे कम होगा। वैसे देखो ये एक मैथमेटिकल पार्ट है, जनरली हम लोग एग्जाम में जब रदरफोर्ड के बारे में लिखते हैं ना तो हम लोग लिखेंगे ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ये भी डायग्राम बनाएंगे, ये भी बना देंगे। ये एटम का बनाया हुआ है, कंक्लूजन निकाला गया कि एटम ऐसा ही होता होगा। हालांकि जानो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के पहले थॉमसन मॉडल वगैरह सब आया था जो कि सब मॉडल फेल कर गया था। रदरफोर्ड के ही एक्सपेरिमेंट के बाद
हम लोग एटम के सही स्ट्रक्चर तक पहुँचे थे और बाद में तब बोर्स मॉडल वगैरह आया जो एक्सप्लेनेशन दिया। तो ठीक है, तो ये जो न्यूमेरिकल पार्ट है ये एग्ज़ाम में 12th के एग्ज़ाम में नहीं भी लिखे कोई बहुत मैटर नहीं करता है। मेन ये 3 पॉइंट को लिखना है। और अब आगे जो है ना कंक्लूजन जो है क्या निकाला गया उसको भी लिख दे रहे हैं और वो भी पार्ट को 12th के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है। तो पहले इसको नोट करें। अब आइए हम लोग कंक्लूजन को लिखते हैं। देखिए कंक्लूजन्स में क्या क्या, मोस्ट ऑफ ए स्पेस ऑफ एन एटम इज एम्प्टी, ज़्यादातर स्पेस जो है ना वो एटम में खाली है। एट द सेंटर ऑफ एन एटम ऑल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल आर कंसेंट्रेटेड, मतलब जितना भी पॉजिटिव चार्ज है एटम का वो सब जो है एक स्मॉल वॉल्यूम में कंसेंट्रेटेड है, ठीक ना। एट द सेंटर ऑफ एन एटम all positively charged particles are concentrated in very small volume and this space is called nucleus। इसी स्पेस को हम लोग न्यूक्लियस कहे जिसमें एटम का टोटल पॉजिटिव चार्ज जो है वो कंसेंट्रेटेड होता है वेरी स्मॉल स्पेस में, ठीक है। अब देखो, और इलेक्ट्रॉन्स जो है इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन मूव करता है और उसी को हम लोग ऑर्बिट बोलते हैं, ठीक ना। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। ये कंक्लूजन जो है निकाला गया रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के हेल्प से। तो ये तो मेन जो है ना सीधे सीधे 3 बात जानो। पहले ऑब्जर्वेशन में क्या क्या सीखे, ये कुछ इलेक्ट्रॉन जो है बिना डेविएटेड पास कर जाता है, कुछ इलेक्ट्रॉन सर्टेन एंगल पे डेविएट करता है, कुछ एंगल तक कुछ इलेक्ट्रॉन बार बार बोल दे रहे अल्फा पार्टिकल बोलेंगे, है ना, कि जैसे कुछ जो अल्फा पार्टिकल है वो बिना डेविएटेड पास कर गया, कुछ अल्फा पार्टिकल सर्टेन एंगल पे डेविएट कर गया, कुछ अल्फा पार्टिकल जो है 180 डिग्री के एंगल पे लौट आया जो बहुत ही कम होता है। तो ये तो होगा ऑब्जर्वेशन और ये हो गया कंक्लूजन। तो आप जब भी 12th में लिखेंगे रदरफोर्ड मॉडल को तो ये दोनों डायग्राम बना देंगे और ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन को लिखेंगे, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर। देखिए एक टर्म होता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या है, जैसे यहाँ अल्फा पार्टिकल है और आप इसको कुछ वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दिए एक एटम की ओर, तो ठीक है अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, हीलियम न्यूक्लियस को बोलते हैं, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन के इक्वल पॉजिटिव चार्ज या कहो 2 प्रोटॉन के इक्वल पॉजिटिव चार्ज होता है। और ये जो है एटम है, जेड इसका एटॉमिक नंबर है, ठीक ना, जेड एटॉमिक नंबर है। तो इसमें जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है जेड के इक्वल है, तो चार्ज जो न्यूक्लियस का होगा जेड इंटू ई होगा, है ना। अब देखो इधर से अल्फा पार्टिकल को प्रोजेक्ट किए तो ये अल्फा पार्टिकल को रिपेल करेगा ना, तो जाहिर है जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल नज़दीक जाएगा ये स्लो होते जाएगा। और मान लो यहाँ पर अल्फा पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी 0, ठीक ना, अल्फा पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी 0। तो D का वैल्यू क्या होगा ये पता लगाना, ठीक ना। क्लोजेस्ट अप्रोच इसी को बोलेंगे। इसी के बाद अल्फा पार्टिकल लौट गया, है ना। अब थोड़ा सोचिए, अगर हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन लिखे ई इनिशियल ई फाइनल, तो मान लो ये लार्ज डिस्टेंस पर है, ठीक ना, समझ लो कि ये इन्फिनिटी से चला। तो अगर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी लिखे, याद करो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग फॉर्मूला पढ़ते थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 इंटू Q2 बाई आर, तो Q1 हो गया 2E, Q2 हो गया ZE डिवाइडेड बाई आर, आर हो गया इनफिनिटी, लार्ज सेपरेशन, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², ये इनिशियल हुआ। जब यहाँ पहुँचा तो स्पीड 0, काइनेटिक एनर्जी 0 और पोटेंशियल एनर्जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या लिखेंगे? 2E ZE डिवाइडेड बाई D, काइनेटिक एनर्जी तो 0। तो ये जो D है ना, इस D को ही क्या बोलते हैं? क्लोजेस्ट अप्रोच। तो समझ ही रहो, ये टर्म समथिंग बाई इन्फिनिटी होने के कारण ये टर्म तो 0 हो गया। तो 0 प्लस हाफ mv² 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो तो इसको क्या लिख दें? 2ZE² डिवाइडेड बाई D, है ना। देखो तो D का वैल्यू क्या लिखा जाए? तो D का वैल्यू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसी को हम लोग K भी बोल देते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट बोल देते हैं। 2ZE² डिवाइडेड बाई हाफ mv²। जनरली जो है ना, इसको लोग फॉर्मूला में ऐसे इसको K लिख देता है, जिसका वैल्यू 9 × 10⁹ होता है, और 2ZE² डिवाइडेड बाई हाफ mv², ऐसे हम लोग लिखते हैं। यही हो गया डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब देखो, अगर मान लो अल्फा पार्टिकल को अगर v पोटेंशियल से एक्सेलरेट करा करके प्रोजेक्ट किया गया होता, ठीक ना, इफ अल्फा पार्टिकल is accelerated to speed v with the help of potential difference v, मतलब v पोटेंशियल डिफरेंस के हेल्प से इसको अगर एक्सेलरेट कराया जाता v स्पीड तक, तब वहाँ हम लोग बोलते हैं qv = हाफ mv²। याद करो, पहले भी पढ़े हैं, v पोटेंशियल से जब एक्सेलरेट कराया जाए तो qv = हाफ mv², यानी जहाँ हाफ mv² है वहाँ qv लिख सकते हैं। अब q का मतलब जान रहे हैं 2 × E है, यानी देखो जी, तब हम लोग बोलेंगे क्या कि D का जो वैल्यू है K 2ZE² डिवाइडेड बाई Q × V, और देख लो बढ़िया से K 2ZE²। इसको जब 2 × E लिखेंगे, 2 कैंसिल हो गया, K ZE²। देखो एक E भी कैंसिल हो जाएगा ना, तो क्या बच गया? 2 गायब, ZE डिवाइडेड बाई V। यही आ गया क्लोजेस्ट अप्रोच पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में अगर लिखें तब, काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लिखें तो यही हो, है ना। तो चलिए इसको भी नोट कर लिया जाए। तो अब हम लोग बोर्स मॉडल को पढ़ेंगे। देखिए, बोर्स मॉडल का जो कंसेप्ट है बहुत लॉन्ग टाइम के बाद आया था, क्योंकि मैक्सवेल का एक कंसेप्ट आ गया था उसके पहले कि कोई भी जो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस करता है। और रदरफोर्ड मॉडल के आधार पे हम लोग यही सीखे थे कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर मूव करता है, और जाहिर है इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, और जब सर्कल में मूव करेगा
यानी उसमें एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि वेलोसिटी तो ऑल टाइम चेंज हो रहा है, भले ही स्पीड चेंज हो या ना हो, डायरेक्शन चेंज होने के कारण उसमें एक्सेलरेशन होगा। और एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस करता है। इस तरह से उसका एनर्जी कम होते जाएगा और फाइनली उसको न्यूक्लियस में फॉल डाउन हो जाना चाहिए। तो इसलिए कंसेप्ट बन ही नहीं पा रहा था। तो एक लॉन्ग टाइम के बाद जो है बोर्स मॉडल आया, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी दिया गया। लेकिन बोर्स मॉडल में बहुत सारा चीज़ जो है ना अजम्पशन पे बेस्ड था, इसीलिए इसको बोर्स पोस्टुलेशंस बोलते हैं। बोर्स बोले कि भाई मैं रीजन नहीं बता रहा हूँ, हम अजूम कर रहे हैं कि ऐसा होता होगा तभी ये होता है, इसीलिए इसका नाम बोर्स पोस्टुलेशन दिया गया। तो देखें वो क्या क्या अजूम किए या ऑब्जर्व किए। पहले तो कि द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन जो है ना न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता है, ठीक है। दूसरा, द ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस कैन टेक ओनली सम स्पेशल वैल्यूज ऑफ रेडियस। मतलब इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर जो मूव करता है वो कोई रेडियस में मूव नहीं करेगा, कुछ स्पेशल रेडियस है उसी में इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों ओर मूव करता है, ठीक ना। मतलब कि इस सर्कल का जो रेडियस है, आगे हम लोग सीखेंगे, अभी अगर रेडियस ए के इक्वल है तो अगला ऑर्बिट, मतलब अगर सबसे फर्स्ट ऑर्बिट का बात अगर ए करें तो इसके जस्ट बाद वाला ऑर्बिट आप देखेंगे तो 4 इंटू ए हो जाता है, 9 इंटू ए उसका अगला हो जाता है। ये सब कैसे होगा उस सब को हम लोग डेराइव भी करेंगे, उसको प्रॉपर्ली समझेंगे। लेकिन अभी हम लोग बोर्स पोस्टुलेशन को पढ़ रहे हैं। तो बोर्स ये बोले कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर जो चक्कर लगाता है उसका कुछ स्पेशल रेडियस होता है और उस ऑर्बिट को हम लोग स्टेशनरी ऑर्बिट भी बोलते हैं। तो चलिए पहले तो इसको पढ़ दे रहे हैं। द ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस कैन टेक ओनली सम स्पेशल वैल्यूज ऑफ रेडियस। इन दीज ऑर्बिट्स of some special radii, the electron does not radiate energy as expected from Maxwell's laws and these orbits are called stationary orbit। ये बोर्स बोले क्या कि इलेक्ट्रॉन जो है जब स्पेशल रेडियस में स्पेशल ऑर्बिट में मूव करता है, जिसको स्टेशनरी ऑर्बिट बोलते हैं, तो उससे कोई रेडिएशन नहीं होता है, कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वगैरह प्रोड्यूस नहीं होता है। ये आप अज्यूम करके चले। इनका सेकंड पोस्टुलेशन ये था। फर्स्ट तो समझ गए इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता है। सेकंड में क्या बोले कि इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो उसका जो रेडियस है कुछ स्पेशल वैल्यूज होता है, और ये भी मान करके चलें कि उस ऑर्बिट में मैक्सवेल लॉ के अनुसार जो रेडिएशन होना चाहिए वैसा कुछ नहीं होता है, और उसका नाम दिया गया स्टेशनरी ऑर्बिट। अब चलिए थर्ड पोस्टुलेशन इनका क्या है कि अगर इलेक्ट्रॉन जंप करता है, माने इलेक्ट्रॉन जंप भी कर सकता है एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में, ठीक है, और अगर वो हायर से लोअर एनर्जी स्टेट में आता है तो वो एनर्जी को रिलीज करता है, और एनर्जी जब वो रिलीज करता है ना तो फोटोन के फॉर्म में, लाइट फोटोन के फॉर्म में रिलीज करता है। मतलब सर्टेन वेवलेंथ का समझो वेव प्रोड्यूस करता है। तो ठीक है, थर्ड को पढ़ते हैं। द एनर्जी ऑफ एन एटम हैज ए डिफिनिट वैल्यूज इन ए गिवन स्टेशनरी ऑर्बिट। मतलब एक सर्टेन ऑर्बिट में एनर्जी एक फिक्स वैल्यू का होता है। द इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम वन स्टेशनरी ऑर्बिट टू द अदर if it jumps from an orbit of higher energy state E2 to an orbit of lower energy state E1, it emits a photon of radiation and the energy of photon is E2 minus E1। इसका मतलब समझना, मान लो एक इलेक्ट्रॉन जो है हायर एनर्जी स्टेट, बड़ा रेडियस होगा ना, वो हायर एनर्जी स्टेट होगा। मान लो यहाँ पर एक दूसरा जो इसका ऑर्बिट है, चलो एक अप्रॉक्स फिगर बना लेते हैं। मान लो ये E2 और ये एनर्जी स्टेट E1 का है। अगर इलेक्ट्रॉन इससे इसमें जंप किया
तो जब जंप करेगा हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में, तब जो है वो फोटोन के फॉर्म में वेव को प्रोड्यूस करेगा। और उसका अगर वेवलेंथ निकालना चाहें, पहले तो फोटोन का एनर्जी जानो E2 माइनस E1। जैसे यहाँ एनर्जी E2 होता है, यहाँ E1 होता है, तो जो डिफरेंस एनर्जी का हुआ यानी जो एनर्जी का लॉस इसका हुआ वो फोटोन के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। और ये जो E2 माइनस E1 है इसको लिख सकते हो, फोटोन का एनर्जी याद करो hc बाई लैम्डा बोलते हैं ना, तो hc बाई लैम्डा। तो यानी कि अगर कोई पूछे लैम्डा क्या होगा यानी वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन क्या होगा, तो क्या बोलेंगे hc बाई E2 माइनस E1, है ना, E2 माइनस E1, यही हो गया वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन। ठीक ना। जो इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आया, उसके वजह से जो वेव प्रोड्यूस हुआ उसका वेवलेंथ कितना हुआ, hc बाई E2 माइनस E1। अब पोस्टुलेशन में एक पॉइंट और भी है, पहले आप इसको नोट करें। देखिए, अब जो लास्ट अजम्पशन है इसको हम लोग बोर्स क्वांटाइजेशन रूल भी बोलते हैं। देखिए, ये लास्ट अजम्पशन इनका क्या है कि इलेक्ट्रॉन जब सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता, मान लो ये रेडियस इसका r है, सर्कुलर ऑर्बिट में जब मूव करता है तो इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है विथ रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियस वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है h बाई 2 पाई के, जहां h हम लोग क्या बोलते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, यहां ऐसा लिख दे, इन स्टेशनरी ऑर्बिट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन अबाउट द न्यूक्लियस इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, डायरेक्ट यहां लिख दे, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाई 2 पाई, जहां h को क्या बोलते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट। जाहिर है इसका वैल्यू पहले भी चर्चा हम लोग किए हैं, f फिक्स वैल्यू का है, 2 पाई तो कांस्टेंट है ही। n क्या हो गया, ये ऑर्डर ऑफ ऑर्बिट हो गया, ठीक ना, स्टेशनरी ऑर्बिट जो फर्स्ट ऑर्बिट सेकंड ऑर्बिट, तो ये इंटीग्रल मल्टीपल है 1 2 3 इस तरह से। यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होगा, तो याद करो रोटेशन चैप्टर में एंगुलर मोमेंटम हम लोग पढ़ते थे, मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मोमेंटम तो m भी है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस r है, न्यूक्लियस के रिस्पेक्ट में देखना है, तो बोलेंगे क्या, एम भी इंटू आर NH बाई 2 पाई, है ना। तो ध्यान से देखो क्या बोले, इन स्टेशनरी ऑर्बिट्स द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन अबाउट द न्यूक्लियस इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाई 2 पाई। यानी कि इलेक्ट्रॉन का जब एंगुलर मोमेंटम निकालोगे तो ये गारंटी है कि h बाई 2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल ही होगा, चाहे 1 इंटू एच बाई 2 पाई हो, 2 इंटू एच बाई 2 पाई हो, 3 इंटू एच बाई 2 पाई हो। ठीक है, ठीक ना। इसको हम लोग इट इज कॉल्ड बोर्स क्वांटाइजेशन रूल, ठीक ना, क्वांटाइजेशन रूल। तो इतना जो है बोर्स पोस्टुलेशन या बोर्स अजम्पशन जो कहो है। अब इसी के आधार पे हम लोग निकालेंगे कि इलेक्ट्रॉन जिस सर्कल में मूव करेगा उसका रेडियस क्या होगा, स्पीड क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी क्या होगा। ठीक ना, इससे रिलेटेड अब हम लोग डेरिवेशन करेंगे। तो चलिए पहले आप इसको लिख लें। देखिए, बोर्स मॉडल तो हम लोग पढ़े, उसमें बोर्स पोस्टुलेशन को या बोर्स अजम्पशन को सीखे, और बोर्स को इस कंसेप्ट के लिए नोबेल प्राइज भी मिला। लेकिन बाद में देखा गया कि जिस एटम में
एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, उसमें इस कंसेप्ट को कैसे अप्लाई करेंगे। यहां तक ऐसा हुआ कि बोर्स को फिर से बुलाया गया सेमिनार में और कहा गया कि आप इसको जो है एक्सप्लेन कीजिए कि जब एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो और उस केस में आपका दिया गया जो एजम्पशन है वो कैसे काम करेगा। तो वो अपना जो थियरी लिखे थे, जो असाइनमेंट बनाए थे, उसमें लिखे थे फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम, मतलब कि हाइड्रोजन एटम के लिए वैलिड है या हाइड्रोजन जैसा एटम के लिए वैलिड है, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए वैलिड है। यानी बोर्स का जो कंसेप्ट था ना, वो ऑल टाइप ऑफ एटम्स के लिए नहीं था, वन इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम। यानी अगर हीलियम का बात करें तो हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो हीलियम प्लस का बात कीजिए, यानी 1 इलेक्ट्रॉन हटा के बात कीजिए। लिथियम का बात करें तो लिथियम प्लस प्लस का बात कीजिए, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन हटा दीजिए, तब जो है बोर्स का जो पोस्टुलेशन अजम्पशन है ये सब वैलिड है। तो ड्रॉबैक ऑफ बोर्स मॉडल कभी कभी आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत पड़ जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन में केवल ड्रॉबैक ही आ जाएगा और लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाएगा तो पूरा बोर्स मॉडल भी आ गया और उसमें आप उसको ड्रॉबैक भी लिख देते हैं साथ में। तो पहले तो ये जानेंगे कि बोर्स मॉडल जो है वैलिड फॉर 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, यानी हाइड्रोजन लाइक एटम, हीलियम प्लस लिथियम प्लस प्लस, ठीक है। अब देखो, इसके अलावे दिस थियरी कुड नॉट एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ ए स्पेक्ट्रल लाइन इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद हो या मैग्नेटिक फील्ड मौजूद हो तो स्प्लिटिंग किस तरह से होगा स्पेक्ट्रल लाइन का, उसके बारे में ये एक्सप्लेन नहीं करता। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इफेक्ट होता है ना उसको हम लोग स्टार्क इफेक्ट बोलते हैं और मैग्नेटिक फील्ड को जो होता है उसको तो उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। और तीसरा लाइन याद रखना, दिस थियरी कुड नॉट एक्सप्लेन द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन एटम के बारे में भी एक माइक्रोस्कोपिक व्यू तो आया, ऊपरी तौर पे तो व्यू आया, लेकिन माइक्रोस्कोपिक व्यू को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो ये 3 जो है ना ड्रॉबैक ऑफ बोर्स मॉडल है, इसको याद रखना है एग्जाम, मतलब 12th बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ऐसे तो आप जान रहे हैं कि सिंगल मार्क्स के लिए भी जो क्वेश्चन आता है वो इसमें से भी निकाल करके पूछ देता है, ठीक है। तो पहले इसको नोट कर लो। आइए अब हम लोग डेरिवेशन सीखते हैं। एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, जब इलेक्ट्रॉन मान लो nth ऑर्बिट में है, ठीक ना, ये nth ऑर्बिट में है, और न्यूक्लियस के चारों ओर जो है ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा। अब आपसे पूछा जाए कि इस इलेक्ट्रॉन का स्पीड क्या होगा, इस सर्कल का रेडियस क्या होगा, एनर्जी क्या होगा, सारा का डेरिवेशन जो है ना हम लोग यहीं पे कर लेंगे, इसी में करेंगे। तो ध्यान से देखो, जब इलेक्ट्रॉन सर्कल में मूव कर रहा है तो ये जानते हो ना कि सेंटर की ओर जो फोर्स लगेगा अट्रैक्शन का, ये जो न्यूक्लियस है पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को अपने ओर अट्रैक्ट कर रहा है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं ना, बार की ओर mv²/r, मतलब कि सेंटर की ओर जो फोर्स लगा इक्वल है mv²/r, ठीक है। फोर्स कितने के इक्वल, तो याद करो इलेक्ट्रोस्टैट में हम लोग पढ़ते थे 1/4πε0 Q1 इंटू Q2, Q1 हो गया Z इंटू ई, न्यूक्लियस का चार्ज जहाँ Z एटॉमिक नंबर है, इंटू ई डिवाइडेड बाई r² mv²/r। देख लो यहाँ से एक r तो कैंसिल हो गया, r का वैल्यू अगर निकालो तो Z इंटू E² 4πε0 mv², ठीक। चलो एक इक्वेशन आ गया। इस इक्वेशन में देखो ना अननोन क्या क्या है, r नहीं मालूम है और v नहीं मालूम, m तो मालूम है ही मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, z मालूम है एटॉमिक नंबर, ε0 ये सब तो कांस्टेंट टर्म है, e इलेक्ट्रॉन का चार्ज, यानी 2 अननोन है। तो एक और इक्वेशन चाहिए,
तो बोर्स मॉडल से जानते हो ना कि जो एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, NH/2π। n का मतलब 1 2 3 इस तरह से, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर होता है। और एंगुलर मोमेंटम हो गया mv/r NH/2π। अब देखो करना क्या है, r का वैल्यू यहां पुट कर दो तो v निकल जाएगा, है ना। तो r का वैल्यू पुट कर दिया जाए तो mv, r के जगह क्या लिख दे भाई, z/e² डिवाइडेड बाई 4πε0 mv² NH/2π। देख लो एक भी तो गायब, m भी गायब। थोड़ा सोचो ना, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो v कितना आएगा, देख लो ना, पाई से पाई गायब, ये भी 2 हो गया, तो v हम निकालेंगे तो z/e² डिवाइडेड बाई 2ε0 NH। देख लो बढ़िया से, या इसी को ऐसे लिख दो, v कितना हो गया, e² डिवाइडेड बाई 2ε0 H z/n। क्या कोई दिक्कत है। और इसका जो वैल्यू है ना वो कांस्टेंट है ना, सोच लो, z हो गया एटॉमिक नंबर और n हो गया ऑर्डर ऑफ ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है कि सेकंड ऑर्बिट में है, थर्ड ऑर्बिट में है, ठीक है ना। ग्राउंड स्टेट एक टर्म यूज करते हैं, उसका मतलब फर्स्ट ऑर्बिट होता है। देखिए अब इस फॉर्मूला को याद कैसे रखना, यानी nth ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन है और पूछ दिया गया कि स्पीड क्या होगा, तो इसको v0 लिख दे रहे हैं, z/n। अब सोचो, तुमसे अगर कोई कह देना हीलियम प्लस है तो हीलियम प्लस कहते हैं z के जगह 2 लिख देंगे, लिथियम प्लस प्लस है z के जगह 3 लिख देंगे, हाइड्रोजन एटम है 1 लिख देंगे। जनरली हम लोग इस चैप्टर में, इस टॉपिक में जब भी बात करते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, जनरली इसी का बात करते हैं। अब देखो n क्या है, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, कौन सा ऑर्बिट है। अगर ये फॉर्मूला याद है तो इसके हेल्प से कोई भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन हो स्पीड आसानी से निकालेंगे। और ये v0 का जो वैल्यू है 2.18 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है ना, ये वैल्यू को याद रखना। देखो ये बहुत काम का है, न्यूमेरिकल बनाने में ये बहुत हेल्प करता है। स्पीड जब भी पूछा जाए ना इलेक्ट्रॉन का, बोर्स मॉडल से रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल सो स्पीड पूछा जाए, v0 इंटू z/n, बस ये तो हो गया। अब आओ, v जब निकल गया तो इसी v का वैल्यू आप अगर इक्वेशन फर्स्ट में रख दें तो क्या निकल जाएगा, रेडियस निकल जाएगा। तो देखो जी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन फर्स्ट, देखो डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, वैल्यू पुट करोगे ना तो जो आता है ε0 h² डिवाइडेड बाई πme², ठीक ना। ये कांस्टेंट टर्म आता है और इसमें रहेगा n²/z, ठीक ना। हम डायरेक्ट लिख दिए हैं कि सॉल्व करने के बाद जो आएगा ना वो यही वैल्यू आता है, क्या, ε0 h² πme² इंटू n²/z। देखो इसमें ये जो टर्म है ये तो कांस्टेंट है ना, ये टर्म कांस्टेंट है, इसको a0 से डिनोट किए, यानी फॉर्मूला ऐसे ही याद रखो, n²/z, ठीक ना। यहाँ लिख दे रहे हैं आफ्टर सॉल्विंग, वैल्यू पुट करोगे ना तो सॉल्व करने के बाद यही आता है। अब इसमें टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। अब देख लो ये जो टर्म a0 जिसको बोले, a0 कितने के इक्वल, ε0 h²
पाई एम ई स्क्वायर, इसका वैल्यू जो है 0.53 एंगस्ट्रम आता है। एंगस्ट्रम यानी 10⁻⁻10 मीटर। इसको हम लोग बोर्स रेडियस भी बोलते हैं, बोर्स रेडियस भी बोलते हैं। थोड़ा देखना ये रिजल्ट क्या बता रहा है, बहुत यूजफुल रिजल्ट है, न्यूमेरिकल बनाने में तो एकदम हेल्प करेगा बहुत अच्छी तरह से समझना। जैसे फर्स्ट ऑर्बिट है और मान लो हाइड्रोजन एटम है तो Z तो 1 हो गया, तब फर्स्ट ऑर्बिट है तो रेडियस a0 यानी इतना हो गया। सेकंड ऑर्बिट है तो देखो तो n के जगह 2 रखेंगे तो 4 × a0 यानी रेडियस 4 गुना ज़्यादा हो गया फर्स्ट ऑर्बिट से। अब चलो n के जगह 3 रखेंगे तो 9 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा, 4 रखेंगे 16 टाइम्स। मतलब याद रखो इलेक्ट्रॉन जब भी स्टेशनरी ऑर्बिट में होता है ना तो उसका रेडियस, ग्राउंड स्टेट का रेडियस हाइड्रोजन एटम में अगर a0 है तो सेकेंड ऑर्बिट, जिसको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट भी बोलते हैं, यानी सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस इससे 4 गुना ज़्यादा होगा। उसके बीच में कोई रेडियस पॉसिबल नहीं है ना। थर्ड ऑर्बिट जो होगा वो 9 टाइम्स ज़्यादा होगा, यानी कुछ सर्टेन स्टेशनरी ऑर्बिट का जो रेडियस होगा उसका फॉर्मूला ये हो गया। मतलब समझ लो nth ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसका रेडियस का ये फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तो चलो हम लोग रेडियस भी निकाल लिए, स्पीड भी निकाल लिए, है ना। और न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट में भी लिख लिए हैं, इसको समझ लेना। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, और ये क्या हो गया, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। जब भी हाइड्रोजन लाइक एटम का बात हो, यानी हाइड्रोजन एटम या हीलियम प्लस लिथियम प्लस प्लस का, तो यही काम करना है। अब आगे हम लोग सीखते हैं कि एनर्जी कैसे निकालेंगे हाइड्रोजन एटम का या हाइड्रोजन लाइक एटम का। ठीक ना, नोट करें। देखिए अब हम लोग बात कर रहे हैं एनर्जी का। तो इलेक्ट्रॉन में काइनेटिक एनर्जी है और फिर 2 चार्ज पार्टिकल है तो पोटेंशियल एनर्जी भी है। अगर बात हम लोग काइनेटिक एनर्जी का करें तो काइनेटिक एनर्जी जो है जाहिर है ½mv², और v का वैल्यू अभी हम लोग निकाले हैं, e² 2ε0h Z/n होल स्क्वायर। ये हो गया काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू। और फिर हम लोगों को बात करना है पोटेंशियल एनर्जी का। हालांकि इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। 2 का स्क्वायर हो गया 4, ½ e⁴ Z² डिवाइडेड बाई 4 × 2, 8 भी लिख सकते हैं ना डायरेक्ट, है ना, ε0 स्क्वायर h² n²। ठीक, ये आ गया काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू। तो काइनेटिक एनर्जी जो है ना वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, काइनेटिक एनर्जी कभी निगेटिव नहीं होता। ठीक ना। अब रही बात पोटेंशियल एनर्जी का, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद करो तो क्या होता है, 1/4πε0 Q1 × Q2/r। तो बोलेंगे 1/4πε0 Q1 × Q2 डिवाइडेड बाई r, है ना। ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी, 1/4πε0 Z × e² डिवाइडेड बाई r। ठीक ना, ये पोटेंशियल। अब r का भी वैल्यू पुट कर लिया जाए ना, तो r का वैल्यू पुट करोगे, यहीं पर वैल्यू पुट करते हैं तो क्या है जी, ε0 h²
पाई एम ई स्क्वायर एन स्क्वायर बाई जेड। ठीक ना। चलो इसको सॉल्व करके देखो क्या आता है। 1/4 पाई देख लो, ये जो टर्म है ये पाई तो कैंसिल हो गया, देखो तो क्या आएगा, तो पाई तो गायब हो गया। एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर है ना। देख लो ये जेड ऊपर जाएगा, एक जेड यहाँ है, जेड स्क्वायर नीचे तो एन स्क्वायर है ही, ई टू दी पावर 4 हो गया। देख लो बढ़िया से, फिर m भी ऊपर जाएगा तो m e टू दी पावर 4। देखो तो इससे इसको कंपेयर करो, ठीक ना। ऐसा करते हैं ना, -1/4 को आगे दोनों को कंपेयर करो तो जैसे यहाँ 1/8 है और यहाँ क्या है -1/4। मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी जो है मैग्नीट्यूड में काइनेटिक एनर्जी का डबल है। अगर पोटेंशियल एनर्जी का हम लोग मैग्नीट्यूड देखें, माइनस साइन को अगर हटा दें तो वो 2 टाइम्स है काइनेटिक एनर्जी का, नहीं काइनेटिक एनर्जी के मैग्नीट्यूड के डबल है। खैर, तो ये तो अलग अलग हम लोग सीखे, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। अगर टोटल एनर्जी ऑफ एटम कहा जाए तो टोटल एनर्जी का मतलब हो गया काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक ना, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या है, 1/8 m e टू दी पावर 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, है ना। ये आ गया काइनेटिक एनर्जी। और बात अगर पोटेंशियल एनर्जी का करें, ठीक ना, टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितना आया है, -1/4 m e टू दी पावर 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। देखो तो इसको सॉल्व करके, तो सॉल्व करके देखो, -1/8 m e टू दी पावर 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। देखो यही आ गया टोटल एनर्जी, है ना। देखो ये जो टर्म है ना वो कांस्टेंट है, इसको हम लोग ई नॉट से डिनोट करते हैं, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। यानी अगर इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में है, इलेक्ट्रॉन अगर nth ऑर्बिट में है, और यहाँ आगे माइनस भी लगा देंगे, टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी हमेशा निगेटिव होगा, इसको याद रखना। तो ई नॉट का जो वैल्यू है, यानी ये वाला जो टर्म है 1/8 m e टू दी पावर 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर, ये इक्वल होता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो जानते ही हो, जूल में अगर लिखे तो 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 जूल। जनरली हम लोग यूनिट जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही यूज करते हैं एनर्जी के लिए यहाँ पे। तो बोलो तो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी क्या हो गया, तो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी फार्मूला तो ऑलरेडी है ही, अब नया क्या लिखे, इसी को बस याद रखना है, इस पूरे वैल्यू को, है ना। अब देखो इससे क्या फायदा, तुमसे कोई कहेगा हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन जो है ना सेकेंड ऑर्बिट में है, बतलाओ उसके पास कितना एनर्जी होगा, तो बोलेंगे हाइड्रोजन एटम तो जेड तो 1 हो गया, सेकेंड ऑर्बिट तो यहाँ 2 लिखेंगे तो ई नॉट बाई 4 हो गया, और ई नॉट मालूम है 13.6 13.6/4 हो गया, है कि नहीं।
तो इस तरह से कोई भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन हो तो इस फार्मूला के हेल्प से एनर्जी निकाल लेंगे कि नहीं। कह दे हीलियम प्लस है, बतलाओ फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, उसका टोटल एनर्जी क्या होगा, तो बोलेंगे हीलियम प्लस है तो Z हो गया 2, है ना, और फर्स्ट ऑर्बिट है N हो गया 1, बस एनर्जी निकल जाएगा, है ना। तो देखिए अभी जो हम लोग डेरिवेशन सीखे आज के क्लास में, क्या क्या सीखे पहले स्टार्ट से समझ लीजिए। हम लोग ये सीखे कि रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट क्या है, बोर्स मॉडल क्या है, बोर्स पोस्टुलेशन, ड्रॉबैक भी उसका क्या है, ये भी हम लोग सीख लिए। और फिर बोर्स मॉडल के आधार पे जो डेरिवेशन किया जाएगा रेडियस के फार्मूला का, स्पीड के फार्मूला का, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, इसका हम लोग काम कर लिए। आगे हम लोगों को हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से रिलेटेड कंसेप्ट सीखना है, जिसमें इलेक्ट्रॉन जब हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आता है तब जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस करता है, फोटोन के फॉर्म में जो है ना रेडिएशन करता है, तो उसका वेवलेंथ क्या होगा, कब उसको लाइमन बार्मर पासस से, ये सब बोलेंगे, ये सब पढ़ेंगे आगे। आज के क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।